नमस्ते दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले अपन ने क्लास 6, 7 और 8 की ज्योग्राफी की जो भी एनसीईआरटी थी उनको कंप्लीट कर दिया है। आज की क्लास में अपन क्लास 9th की ज्योग्राफी को एक ही क्लास में पूरी कंप्लीट करने वाले विद कंसेप्ट और जो भी चीज़ें होंगी उनको अच्छी तरीके से समझते हुए। तो आपको लास्ट तक बने रहना है। आपकी एनसीईआरटी को अपन जुलाई एंड तक सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट कर देंगे। कोर्सेज से रिगार्डिंग जो भी आपको इंक्वायरी हो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कॉल या फिर मैसेज करना है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में दे रखी होगी। उसको एक बार आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जो भी कोर्सेज से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको वहाँ पर सारी मिल जाएगी। बाकी आपके जो भी डाउट्स हो, कोई कुछ पूछना हो कोर्सेज से रिगार्डिंग, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेज कर देना है। ठीक है, कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेज लगेगा। ठीक है, आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए टोटल 6 चैप्टर है और इसमें फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक अपन कंप्लीट ज्योग्राफी को करने वाले हैं। देखिए पहला जो चैप्टर है ना, वो है भारत की आकार और स्थिति, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, और कहीं ना कहीं इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरीके से विस्तारित है। तो इन सारी चीजों को अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए भारत की जो भी स्थिति है ना, वो ग्लोब में आपको पता होगा। आप गूगल मैप से या फिर जिस भी तरीके से मैं गूगल को ग्लोब को देखेंगे, ये देशांतरी रेखाएं होती है और ये अक्षांशीय रेखाएं होती है। 0 डिग्री अक्षांश से जो नॉर्थ में जो भी ग्लोब का जो हिस्सा है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और इसके साउथ वाले को दक्षिणी गोलार्ध, है ना। और इसके भी दो हिस्से हैं, 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, पूर्वी में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और पश्चिमी देखेंगे तो उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ऐसे ही दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी। तो भारत की जो स्थिति है ना, वो इस जगह पर है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और वो भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो मुख्य भाग है ना, वो कहीं ना कहीं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक विस्तारित है ना। ये देखिए इसके मैप दे रखा होगा, इससे समझते हैं। देखिए ये जो है ना, ये 37 डिग्री 6 मिनट और ये 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है ना, ये मुख्य भाग है। ठीक है, मुख्य भाग के अलावा कौन सा भाग है, ये जो है द्वीपीय क्षेत्र इंडिया का। ठीक है ना, तो द्वीपीय क्षेत्र अगर देखेंगे तो इससे ये थोड़ा सा साउथ वाले रीजन में देश जो अक्षांशीय विस्तार है वो खिसक जाएगा। इसी को अपन देख रहे हैं सारी चीजें, है ना, फैक्ट के साथ में। देखिए कर्क रेखा जो कि आपको पता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में देश को कहीं ना कहीं दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है ना, इसका मुख्य भाग जो कि दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और दक्षिण पश्चिमी भाग में जो लक्षद्वीप है, यानी कि जैसे ये भारत की स्थिति है ना, तो यहाँ पर तो है अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर कौन से लक्षद्वीप। ठीक है, ये तो बेसिक नॉलेज आप सभी को पता होगा। ठीक है, ओके। अब भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का जो सबसे दक्षिणी बिंदु था ना, वो था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी आई थी और उसके कारण समुद्र में वो जलमग्न हो गया था। ठीक है ना, और ये जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है ना, उसका सबसे साउथ मोस्ट हिस्सा था। ठीक है, ये आपको पता होगा। भारत का जो टोटल अगर क्षेत्रफल देखें ना, तो वो 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और विश्व के जो कुल क्षेत्र जो एरिया है उसका 2.54% है, यानी कि कुल क्षेत्रफल का भारत का हिस्सा कितना है, 2.4%। ठीक है, और ये विश्व का 7वां बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, स्थलीय जो सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है, और जो अंडमान निकोबार और सारी चीजें मिलाकर के जो समुद्री तट रेखा है ना, वो अपडेट हो गई है 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, ये पहले थी 7,516.6 थी, इसको अपडेट कर दिया और वो 11,098 के आसपास इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो इतनी सीमा रेखा को बता रहे हैं। अब देखिए, अब चीज़ें क्या होता है कि आप जैसे अपन चीज़ों को फिजिकली देखते हैं, है ना, फिजियोग्राफिक जो रीजन के हिसाब से देखते हैं, तो उसमें उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी उत्तरी पूर्वी भाग, है ना, वो कहीं ना कहीं वलित पर्वत के रूप में, ठीक है, हिमालय के रूप में। दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और दक्षिण में जाते जाते संकरा हिस्सा हो जाता है। ठीक है ना, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है आपको पता होगा, है ना।
पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये नॉर्मल सी जानकारियां हैं, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। और देखिए देशांतरीय जो रेखा होती है ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर। और इसमें आपको पता होता है कि जो मानक याम्योत्तर है, मानक याम्योत्तर, ये क्यों डिसाइड की जाती है कि भाई किसी एक देश की मानक समय के लिए, कि भाई पूरा देश कौन से टाइम जोन को मानेगा, उसके लिए मानक याम्योत्तर होता है। भारत में जो मानक याम्योत्तर है वो 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर को रखा गया है। ठीक है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से निकलता है। और बहुत से ऐसे देश है जिनके 1 से 1+ टाइम जोन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2026 वाले प्रश्न जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें पूछा भी गया। तो आपको सिंपली गूगल करना है कि कौन कौन से ऐसे देश है जिनके 1+1 से ज़्यादा मानक याम्योत्तर है। ठीक है ना, एक बार आप उसको गूगल करके नोट्स बना लेना। ठीक है, ओके। अब देखिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है ना, मतलब सेंटर में, ये एशिया है तो इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब चीजें क्या करनी है कि भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। आपको पता है ना, लास्ट में जो ये जो विस्तार है, ये एशिया का लास्ट हिस्सा है, भारत ही है, दक्षिणतम विस्तार है पूरा, है ना। और कहीं ना कहीं जो तटीय क्षेत्र है ना, भारत के, वो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से जुड़ते हैं। और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है ना हिंद महासागर में, आपको पता होगा, ये देखिए पूरा जुड़ा हुआ है। इसीलिए हिंदुस्तान के आधार पर ही इस महासागर का भी नाम क्या रखा गया, हिंद महासागर। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। अब देखिए, अब ये क्या दे रखा है इसमें, प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो 7 बड़े देश है, सबसे बड़ा देश जो रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है एंड एक राष्ट्र भी है। ठीक है ना, तो भारत 7वें नंबर पर है, आकार के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। ओके, ये चीज अपन ने समझ ही ली। एक ये भी याद रखना आपको कि जो पूर्व से पश्चिम की जो भी डिस्टेंस है इंडिया की, वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की 3214 किलोमीटर। ठीक है, इसको फैक्ट है, इसको याद रखना है। और पूर्व से पश्चिम जो देशांतर है, पश्चिमी देशांतर कितना है, पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट, फिर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर है। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसमें से ज़्यादा कुछ काम का है नहीं, आपको पढ़ना ही नहीं है। भारत के पड़ोसी देशों को अगर देखें ना, भारत में अभी 29 राज्य नहीं है और ना 7 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आपको कमेंट में बताना है कि लेटेस्ट भारत में कितने राज्य है। ठीक है, हाउ मच, ठीक है, और कितने यूटीज है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, गूगल करके आप देख लीजिएगा, आपको पता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। ठीक है ना। अब देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगती है, नॉर्थ में चाइना जो तिब्बत वाला हिस्सा उसके साथ, नेपाल और भूटान के साथ लगती है, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है ना, तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, वो 7 देशों के साथ में लगती है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए, ये है पॉलिटिकल मैप इंडिया का। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है ना, ये ओके, ये फिर तटीय सीमा हो गई। तो आगे देखते हैं। और भारत के जो दक्षिण में जो समुद्र है, उसमें हमारे पड़ोसी 2 द्वीपीय राष्ट्र भी शामिल है, श्रीलंका है और मालदीव है ना, ये श्रीलंका और ये मालदीव। ठीक है ना, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, अब जो छोटा जो समुद्री रास्ता है ना, ये वाला, इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है ना, पाक जल संधि, है ना, जो कि किस किस को जोड़ता है, ये कहीं ना कहीं जो मन्नार की खाड़ी है इसके माध्यम से जोड़ता है। ठीक है ना,
ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को आप देख सकते हैं कि भाई जो दो बड़े जलीय क्षेत्र हैं उनको मन्नार की खाड़ी के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये तो पहला चैप्टर था, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में सिंपल तरीके से आपने सारी चीजों को समझ लिया है ना। अब देखते हैं आगे। अब भारत का भौगोलिक स्वरूप देखते हैं, भौतिक स्वरूप देखते हैं, फिजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से किस तरीके से भारत का जो विस्तार है वो देखा जाता है। देखिए आपको पता है कि कोई भी अगर देश है तो उसमें पर्वत भी होंगे, घाटियां भी होंगी, मैदान भी होंगे, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं तटीय क्षेत्र भी होंगे, द्वीपीय क्षेत्र भी होंगे। तो इसी आधार पर भारत के भी फिजियोग्राफिक रीजन को भौतिक जो स्वरूप है उसको आपको बांट करके देखना है। ठीक है, भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है ना उसको अपन 6 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। तो हिमालय श्रृंखला, उत्तरी मैदान जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं, गंगा मैदान, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। ठीक है ना, तो इन 6 रीजन में बांट करके देखा जा सकता है। समझ में आ गया। अब एक एक करके चीजों को देखते हैं। देखिए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था आप सभी को पता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्लस यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के टकराव की वजह से, इन दोनों के अभिसरण की वजह से, अभिसारी जो प्लेट है इस टकराव की वजह से वलित पर्वत के रूप में हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है ना, वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत मतलब दो जो प्लेट है वो आपस में टकराने की वजह से हुआ, अभिसरण की वजह से हुआ। ठीक है ना, और ये अराउंड अराउंड 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है ना, एक अर्धवर्त के रूप में फैला हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें तो आपको पता है, कॉमन सी चीजें है ना। अब देखिए चौड़ाई अगर देखें ना तो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर वाले हिस्से में तो 400 किलोमीटर की चौड़ाई है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की चौड़ाई है। तो ये कहीं ना कहीं जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते जाते बढ़ते बढ़ते ये सिकुड़ जाता है ना। समझ में आ गया, ओके। अब देखिए जो पर्वत का निर्माण हुआ था ना इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं कैसे निर्माण हुआ था। जैसे मान लीजिए एक एक चीज को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब जैसे ये दो प्लेट टकराई आपस में, अब फर्स्ट टकराव हुआ ना तो बहुत ज्यादा भीषण, बहुत बड़ा टकराव हुआ था, तो उससे जो पर्वत का निर्माण हुआ वो बहुत बड़े पर्वत थे, है ना, ऊंचाई ज्यादा थी, फैले हुए ज्यादा थे। फिर सेकंड टकराव हुआ होगा, फिर तीसरा टकराव हुआ होगा। तो इन्हीं टकरावों की वजह से क्या हुआ कि 3 टाइप के निर्माण हो गए पर्वतों के। कैसे? एक तो वृहद हिमालय, ठीक है, एक मध्य हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय, है ना, और तीसरी जो श्रेणियां विकसित हुई वो थी शिवालिक श्रेणियां। तो 3 टकरावों की वजह से 3 तरीके के निर्माण हुए पर्वतों के हिसाब से, उनकी ऊंचाई या उनकी जो फिजियोग्राफिक जो रीजन है ना, उसमें वनस्पतियों के स्तर पर इन पे बदलाव भी देखा जा सकता है। ठीक है, अभी इसी हिसाब से अपन देखते हैं। देखिए अब 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं, आपको पता है महान हिमालय या फिर जो आंतरिक हिमालय, ठीक है, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, सबसे ऊंची श्रृंखला है, सतत श्रृंखला है जिसमें ज्यादा कटाव नहीं है, ठीक है ना, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6 किलोमीटर के आसपास है ना, और सबसे जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली जो चोटियां हैं, शिखर है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू हो, धौलागिरी हो। ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं पहले टकराव की वजह से हिमाद्री का निर्माण हुआ था। ओके, अब ये कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि ऊंचाइयों के साथ में दे रखा है। आपको इतना हल्का हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि एक तो भारत में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट नहीं है इंडिया में, मकालू नहीं है, धौलागिरी नहीं है, तो भारत में कंचनजंगा है। ठीक है ना, भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, ठीक है, 8,598 किलोमीटर, है ना। फिर नंगा पर्वत है ना, नंदा देवी है, कॉमेट है, नामचा बरवा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है ना, ओके। अब जैसे जो सबसे बड़ा पर्वत है हिमाद्री, इसका अपना डिस्कशन कर लिया, पहले टकराव की वजह से इसका निर्माण हुआ। उसके दक्षिण में अपन अगर आगे बढ़ेंगे ना तो फिर इसमें हिमाचल या फिर निम्न हिमालय जिसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं वो श्रृंखलाएं आती है ना। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित जो शैलें थी उनकी वजह से हुआ था, और सेकंड जो टकराव हुआ था उसकी वजह से बेसिकली हुआ था। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 3.7 किलोमीटर, 3700 मीटर के आसपास, है ना, वहां से लेकर के 4.5 किलोमीटर के आसपास। और जो ट्रांस हिमालय जो वृहद हिमालय उसकी 6 किलोमीटर के आसपास है एवरेज हाइट। ठीक है ना, और इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो घाटियां देखिए, कश्मीर घाटी है, हिमाचल में कांगड़ा जो कुंग और कुल्लू घाटियां हैं, है ना, ये सारी घाटियां जो मध्य हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में है ना, इसके थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे देखिए कराकोरम है,
लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है ना। ये आपको बस हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी श्रेणी किस रीजन में स्थित है। ठीक है, इसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। ये मैप यहाँ पर क्लियरली एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था, तो आप इसके मैप को ऑफिशियली डाउनलोड करके भी देख सकते हो। ठीक है, हिमालय के सबसे बाहरी जो श्रृंखला है ना, जो थर्ड टकराव की वजह से जिसका निर्माण हुआ था, वो है शिवालिक श्रेणियां। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है, और जो ऊंचाई है वो कहीं ना कहीं 1 किलोमीटर से लेकर के 1100 मीटर के आसपास है ना। और वो कहीं ना कहीं जो अवसादी चट्टानें थी, जो नदियों द्वारा बहा करके लाई गई, अवसाद की वजह से निर्माण हुआ। ठीक है ना, अवसाद की वजह से मेनली निर्माण हुआ। और जो थर्ड टकराव था, उसकी वजह से छोटी मोटी पर्वत श्रृंखला बनी, फिर अवसादों के निर्माण जमने की वजह से पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, है ना। तो हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच में लंबवत जो घाटियां है, देखिए ट्रांस हिमालय, अब इसको देख लेते हैं कि जो घाटियों का निर्माण हुआ ना वो कैसे हुआ। देखिए ट्रांस हिमालय, और इसके बीच बाद में कौन है, शिवालिक। तो इनके बीच में जो घाटी क्षेत्र है ना, उनको क्या कहते हैं, दून क्षेत्र, है ना। जैसे देहरादून है, देहरादून, पाटली दून। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये है कि भाई शिवालिक और जो ट्रांस हिमालय है, उनके बीच की जो घाटियां हैं उनको दून क्षेत्र कहते हैं, जैसे देहरादून हो, पाटली दून, कोटली दून। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये देखिए शिवालिक श्रेणी है यहाँ पर स्थित है ना। और देखिए पश्चिम से लेकर के पूर्व तक किस तरीके से एक आर्क रूप में ये फैला हुआ है, और यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, यहाँ पर जाते जाते चौड़ाई कम हो जाती है। कैसे, ये पूरा कोर्स में अपन देखेंगे डिटेल में कि कैसे इसका निर्माण हुआ था, प्लेट कैसे आकर के टकराई थी। ठीक है ना, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक किस नदियों के जो क्षेत्र है ना, और जो घाटियों की जो सीमाएं हैं, नदी घाटियों की जो सीमाएं हैं, उनके आधार पर भी बांटा जा सकता है। आप एक तो देखिए रीजन के हिसाब से देख लिया कि भाई कश्मीर हिमालय, ठीक है, हिमाचल हिमालय, है ना, असम हिमालय, या फिर अरुणाचल हिमालय, अरुणाचल हिमालय, असम नहीं, अरुणाचल हिमालय। और बाकी एक और आधार है जिसके आधार पर हिमालय को बांट करके देखा जा सकता है, वो है नदी घाटियां, है ना। अब देखिए जैसे सतलुज और सिंध जो नदी है, इसके बीच में जो भी हिमालय स्थित है वो है पंजाब हिमालय। ठीक है, अब कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इसको, है ना। अपन ने अभी जो डिस्कस किया, सतलुज जो तो काली नदी है, उसके बीच वाले हिमालय को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। काली और जो तीस्ता नदी है सिक्किम वाली, उसके बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय। तीस्ता और जो दिहांग है अरुणाचल प्रदेश की, उसके बीच वाले हिमालय को कहते हैं असम हिमालय। ठीक है, अरुणाचल हिमालय, कुछ भी कह सकते हैं। ये इस तरीके से इसको नदी घाटियों के आधार पर इनके नामकरण को किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र हिमालय की ब्रह्मपुत्र है, वो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ना। और जिस गॉर्स के माध्यम से वो इंडिया में प्रवेश करती है, वो है दिहांग या फिर नामचा बरवा। ठीक है ना, इस गॉर्स के थ्रू इंडिया में ये प्रवेश करती है ना। और पूर्वांचल जो पूर्वी पहाड़ियां है, वो भी कहीं ना कहीं हिमालय का ही विस्तार है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती है, और मजबूत जो बलुआ पत्थर है, अवसादी शैल है, उनसे बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी हुई है, ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियां, मीजो, नागा, पटकाई, बूम, जो भी पहाड़ियां है, वो इसी हिमालय के एक्सटेंशन के रूप में देखी जा सकती है। अब जो दूसरा फिजियोग्राफी का रीजन है, इसको अपन 11th वाली जो ज्योग्राफी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें पूरा डिटेल में देखेंगे। सर 12th वाली जो इंडियन ज्योग्राफी है फिजिकल वाली, है ना, उसको उसमें अपन देखेंगे पूरा। ठीक है, ओके। अब आई थिंक 11th में है ना, 11th की जो फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी है ना, उसमें 11th या 12th में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी होगी ना, उसमें अपन इसको सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तरी मैदान के रूप में मुख्यतः उसको 3 नदी जो प्रणाली है उससे बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हिमालय का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब हिमालय की वजह से निर्माण तो हुआ, तो यहाँ पर बहुत गहरा धंसाव हो गया था, गड्ढा पड़ गया था। अब क्या हुआ, लाखों वर्षों से नदियाँ आ रही है, बह रही है, ठीक है ना। तो वो आकर के जलोढ़ इकट्ठा करी, और इस गड्ढे में पूरा जलोढ़ भर दी, जलोढ़ मिट्टी भर गई। तो इस मिट्टी की वजह से लाखों हजारों किलोमीटर में जो फैला हुआ मैदान था ना, वो बनकर के तैयार हो गया, जिसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज जो भी नदियां हैं इनसे बनी है। और मेनली 3 नदियां, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये तीनों बड़ी नदियां जिससे जो नॉर्थ जो मैदान है उसका निर्माण हुआ है ना। ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ, आपको पता, लाखों वर्षों से जो हिमालय से जो बड़े बड़े नदी प्रणालियां थी, उनके द्वारा जो भी जलोढ़ मिट्टी लाई गई, उसकी वजह से इस उपजाऊ जो रीजन है इसका निर्माण हुआ।
ठीक है ना। ये मैदान अराउंड 2400 किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है, और 240 से अराउंड अराउंड कितने किलोमीटर, 320 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई भी है, ठीक है ना। अब देखिए मैदानी क्षेत्र तो आपको पता है, सिंपली जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती होगी, जलवायु अनुकूल है, तो कृषि की दृष्टि से भी ये अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है ना। और जो भी हिमालय से जो नदियाँ आती है वो इसमें कहीं ना कहीं गति कम होने की वजह से नदी द्वीपों का भी निर्माण करता है ना। और जो सबसे बड़ा द्वीप है ना, असम में माजुली द्वीप, वो भी इन्हीं विसर्पी जो नदियाँ चलती है उसकी वजह से ही निर्माण हुआ है, ठीक है। दोआब का रीजन क्या है, दो नदियों के बीच का स्थान है ना। और इसमें दो नदियों के बीच का स्थान है, जैसे पंजाब है तो पंजाब 5 नदियों के बीच का स्थान है, यानी आसपास से 5 नदियां बहती है और बीच में स्थित है पंजाब। पंजाब पाकिस्तान में भी आता है और भारत में भी आता है, भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, ठीक है ना। तो एक पूरा मिला जो दोनों पंजाबों को मिला करके जो पंजाब बनता है ना, वो 5 नदियों से मिलकर के बना है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पंजाब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और इसका बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु और इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब है ना, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये निकल करके इस क्षेत्र का निर्माण करती है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर, तीस्ता नदियों के बीच में स्थित है। उत्तरी भारत के राज्यों में जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये कुछ भाग है, पश्चिम बंगाल तक, ये कहीं ना कहीं हिमालय में गंगा के मैदान के रूप में फैले हुए। तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, जो कि इसके पश्चिम में सॉरी पूर्व में, पूर्वी भाग में भारत के स्थित है, मेनली असम वाले एरिया में, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब नदी पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बनाती है। अब देखिए इसमें 4 रीजन आते हैं, बाबर, तराई, खादर एंड बागर, बांगर और खादर, ठीक है ना। तो इसको अपन 4 रीजन में बांट करके देख सकते हैं। और जो नदियां, जैसे सबसे पहले नदियां बड़े ढाल से उतरी, तो अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर लेकर के आएगी, बड़े बोल्डर्स लेकर के आएगी। वो जैसे ही नदियों मतलब घाटी क्षेत्र में उतर गई, वहां पर जमा कर लेगी। तो ये होता है बाबर क्षेत्र, जहाँ बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं और यहाँ पर नदियां दिखना बंद हो जाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बड़े पत्थर है, पत्थरों के बीच में से पानी जा रहा है, तो ये हो गया बाबर रीजन। ये उपजाऊ नहीं होता, बड़े पत्थर होते हैं। तराई रीजन क्या होता है, जब ये 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी होती है, उसके बाद में तराई क्षेत्र है, जहाँ पर नदियां पुनः दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये दलदली क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र होता है ना। तो ये भी 7-8 किलोमीटर फैला हुआ रीजन है चौड़ाई में। फिर आता है खादर और फिर आता है बांगर। अब देखिए खादर और बांगर में आपको सिंपली समझना है, तो खादर है ना, और जो बांगर है, बांगर है नहीं, बांगर है नहीं पुराना, ठीक है, खादर है नहीं नया, है ना। खादर मैदानों के नए नए हिस्से। अब इससे ऐसे समझ सकते हैं कि ब ब जो हिंदी वर्णमाला, इसमें ब बाद में आता है, ख पहले आता है, तो ख है नहीं, पहले आ रहा है नया। नया मतलब कि हर साल, जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, तो नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र होगा ना, उसमें हर साल बाढ़ आ गई, तो उसमें बाढ़ क्षेत्र के वजह से जलोढ़ इकट्ठा हो गया, ठीक है ना। तो ये नया जलोढ़ हर साल इकट्ठा होता है, इसलिए इसको कहेंगे नया जलोढ़ या फिर खादर रीजन। लेकिन कुछ दूर का क्षेत्र है नदी से, जहाँ पर बहुत मतलब वृहत स्तर पर जो बाढ़ आएगी, तो उसी से वो वहां पर जलोढ़ मिट्टी नई इकट्ठा होगी। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर भी इकट्ठा होती है ना, वो होती है बांगर। बांगर यानी कि पुराना जलोढ़, ठीक है ना, पुरानी मिट्टी जो कि बहुत पहले बाढ़ आई होगी तब जाके जमा की होगी नदियों ने, तो उसको कहेंगे बांगर। तो आपने समझ लिया, देखिए बाबर समझ आ गया, तराई समझ में आ गया, खादर समझ में आ गया और बांगर समझ में आ गया, ठीक है। ओके, ये चीजें हैं आपकी क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अच्छे से कंसेप्ट को भी समझते हुए साथ में चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये तो सारी चीजें कवर हो ही गई। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार को देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला, सिंपल, मतलब आपको पता है कि जब भारतीय प्लेट है ना, भारतीय प्लेट वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो रीयूनियन हॉटस्पॉट था, रीयूनियन हॉटस्पॉट, है ना। तो रीयूनियन हॉटस्पॉट में ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, है ना, और उस ज्वालामुखी उद्गार की वजह से दक्कन के पठार की संरचना का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये था इसका मतलब निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में। अब देखिए ये बहुत मतलब आग्नेय क्रिस्टलीकरण जो चट्टाने हैं, रूपांतरित शैल है, इन सबसे बना हुआ है ना। इसको मिड हाईलैंड या फिर दक्कन का पठार भी कहते हैं, ठीक है। इसका ढाल अगर देखें तो जैसे ये पश्चिमी रीजन है ना, पश्चिम से पूर्व की तरफ है ढाल,
ऐसे। तो मेनली नदियाँ जो है ना वो इसी तरीके से बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ही नदी बनती है, क्योंकि इसका ढाल भी इसी तरीके से। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए कि भाई जो उत्तरी पश्चिमी जो रीजन है ना, वो विंध्याचल जो श्रृंखला है, विंध्य श्रृंखला है ना, और दक्षिण में जो सतपुड़ा है, वहां से स्टार्ट होकर के इनके बीच में दो नदियां निकलती है, नर्मदा, ठीक है, और नर्मदा इनके बीच में से निकलती है, विंध्याचल श्रृंखला और सतपुड़ा के बीच में, ठीक है ना, और इसके साउथ में तापी नदी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीजें विकसित हुई। अब देखिए, विंध्याचल, विंध्य श्रृंखला, फिर सतपुड़ा, उत्तर पश्चिम में अरावली, ठीक है ना, उसके दक्षिण में पूरा रीजन, ठीक है ना। तो विंध्य, सतपुड़ा, अरावली से लेकर के सेट साउथ में पूरा जो दक्कन का पठार है वो फैला हुआ। अब इस क्षेत्र से बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? चंबल है, सींध है, बेतवा है, केन है, जो कि दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है ना। और ये ढाल को दर्शाती है कि भाई किस तरीके से इसका ढाल है। नदियां जिस तरीके से बह रही है ना वो उसका ढाल है, सिंपल सी बात है, किस तरीके से नदियां दक्षिणी पठार है उसकी तरफ बह रही है ना। इसका जो आकार है ना वो त्रिभुजाकार है, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके चौड़े आधार सतपुड़ा श्रृंखला है, महादेव श्रेणियां है, कैमूर, ये सारी डिटेल में अपन जो नेक्स्ट क्लासेज होंगे उनको पढ़ेंगे उसमें। अब इसका जो विस्तार है ना वो उत्तरी पूर्वी रीजन तक भी है, जैसे मेघालय में कार्बी एंगलोंग पठार है, कछार पहाड़ी जो है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार है, तो वहां तक इसका विस्तार फैला हुआ है ना। और कहीं ना कहीं जो गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां है ना वहां तक भी इसके विस्तार को देखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, दक्षिण के पठार पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है, आपको पता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इसको आपको पढ़ते ही है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर है और वे सतत है, मतलब लगातार है, पर्वत श्रृंखला लगातार बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन पूर्वी तट पर आएंगे ना वो सतत नहीं है, यहाँ पर नदियों द्वारा काट छाट हो गई है, ठीक है ना, नदियों नदियों ने काट दिया तो लगातार संरचना नहीं, यहाँ पहाड़ है, फिर यहाँ से घाटियां बनी हुई है, फिर पहाड़ है, फिर घाटियां बनी हुई है। तो इस तरीके से पूर्वी जो संरचना है ना, पूर्वी घाट है, वो कटा छटा हुआ, ठीक है ना। अब इसमें कुछ घाटीय क्षेत्र है जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, है ना, इसकी स्थिति को आपको देखना, मैप कहाँ पर इसकी लोकेशन है वो आपको देखना है, गूगल करना है, और आप अगर चाहो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए ऊंचे है, तभी इसकी जो नदियों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं पूर्वी तरफ बहती हुई आपको दिखाई दे सकती है ना। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर के आसपास है, जबकि पश्चिमी घाट 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है ना। दक्षिण में नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है ना, वहां तक फैली हुई है। और ये सारी चीजें हैं जिसमें जो अगर हाईएस्ट पीक देखते हो अनाईमुड़ी है, ठीक है, डोडा बेटा है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है महेंद्रगिरी है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी, डोडा बेटा है, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी है ना। तो इस तरीके से ये चीजें विस्तारित हो रखी है, ओके। अब देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है ना उसकी कुछ विशेषताएं भी है, जिसमें जैसे काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है, दक्कन ट्रैप के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, तो आग्नेय शैल है मुख्यतः, है ना। इसीलिए यहाँ पर कपास कपास जो फसल है ये भी अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। अब जो अगली जो फिजियोग्राफिक रीजन है ना वो है भारतीय मरुस्थल, है ना। बालू, टिब्बे, ये सारी चीजें आपको पता है कि वहां पर फैली हुई है, अगर आप जैसलमेर वाले एरिया में गए होंगे। एकमात्र केवल लूनी ही है जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, बाकी तो सब विलीन हो जाती है, ठीक है ना। बाकी लूनी सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर। बरखान, बरखान है, टिब्बे हैं, टीले हैं, ये सारे पाए जाते हैं, है ना। तो ये अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे होते हैं। तो ये सारी चीजें इस रीजन में भी देखी जा सकती है भारतीय मरुस्थल वाले। तटीय मैदान को देखते हैं। तटीय मैदान दो तरीके के हैं, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान कौन सा है? देखिए, पश्चिमी तटीय, ये जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट और समुद्र क्षेत्र है जो अरब सागर, इसके बीच में जो भी मैदानी क्षेत्र है वो है पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, इसके बीच में जो भी मैदानी क्षेत्र है वो है पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए, आपको बताना है, आपको देखना है इसमें कि पश्चिम में ही अरब सागर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है पूरा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है, और पूर्वी घाट और पूर्वी जो मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है, वो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। अब देखिए, अब कोंकण तट है ना, कन्नड़ तट है, दक्षिण में मालाबार तट है केरल वाला। तो ये कुछ ऐसे तटीय मैदान है जिसको नाम के आधार पर देखा जा सकता है, नॉर्थ टू साउथ। बंगाल की खाड़ी के साथ में भी देखिए उत्तरी सरकार है उड़ीसा के साथ,
ठीक है, दक्षिणी भाग में कोरोमंडल है जो तमिलनाडु के साथ लगा हुआ है। कुछ बड़ी नदियाँ महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी है ना? और जो विशाल डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। ये भी दक्षिणी जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर देखा जा सकता है। चिल्का झील है वो उड़ीसा वाले रीजन में पाई जाती है, पूर्वी तट पर है स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस है वो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में यहाँ से सवाल बनते रहते हैं नदियों के हिसाब से भी, और जो लेक वगैरह है ना? किस तरीके की लेक है, मीठे पानी की झील है या फिर खारे पानी की झील है ना? लेगून है या फिर ऑक्सबो लेक है या फिर किस तरीके की लेक है, तो उसके आधार पर आपको देखा जा सकता है सवाल। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा की महानदी डेल्टा पर स्थित है। नदी के साथ में भी जोड़ करके सवाल पूछ सकता है कि ये झील किस नदी पर स्थित है। अब द्वीपीय समूह को देखते हैं। भारत, आपको पता है कि 2 द्वीपीय रीजन है अपना इंडिया में। एक तो लक्षद्वीप जो कि केरल के मालाबार तट से लगा हुआ है, और एक है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना? लक्षद्वीप जो है ना वो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है ना? किसी ज्वालामुखी से नहीं बना हुआ, है ना? किसी भी प्लेट के टकराने से नहीं बना। ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ। प्रवाल प्रवाल पॉलिप, पॉलिप आपने नाम सुना होगा ना? उन जीवों के मरने की वजह से जो चूना पत्थर टाइप की संरचना बन जाती है, तो उसी वजह से लक्षद्वीप बना हुआ है। इसमें लक्का द्वीप है, मिनिकॉय है, मिनी द्वीप है, ये कुछ द्वीप्स है जो कि वहाँ पर जो आइलैंड्स है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। ये 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और कवरती है ना वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है ना वो है अंडमान निकोबार। देखिए, प्रवाल के बारे में जानकारी दे रखी है। ठीक है, क्या होते हैं प्रवाल? प्रवाल रोधी का प्रवाल जो भित्ति है ना? और ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो सबसे बड़े प्रवाल द्वीप के रूप में आपको देखने को मिल सकता है ना? बंगाल की खाड़ी में है अंडमान एंड निकोबार। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है ना? और इसके बीच में जो अक्षांशीय रेखा है, ठीक है, वो आई थिंक 10 डिग्री देशांतर है, सॉरी अक्षांश है, 10 डिग्री अक्षांश है ना, जो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए फिजियोग्राफिक रीजन के हिसाब से। इंडिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मुखी जो है ना वो भी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। उसका नाम है बैरन आइलैंड। ठीक है ना? बैरन आइलैंड। तो ये था सेकंड चैप्टर, जो कि भारत के कहीं ना कहीं फिजियोग्राफिक जो रीजन है, ठीक है ना, उसके आधार पर बांट करके देखा जा सकता है इसको। अब जो अगला जो चैप्टर है अपना वो है अफवाह तंत्र से रिलेटेड, कि नदियों द्वारा किस तरीके से अफवाह तंत्र भारत में विकसित किया गया। ठीक है, अफवाह का सिंपल सा मतलब क्या है? ये एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या करता है कि किस तरीके से नदियाँ उस क्षेत्र में से बह रही होती है ना? देखिए, कुछ मुख्य नदी होती है, कुछ इसके साथ में छोटी छोटी नदियाँ भी मिलकर मिलती है ना? और एक बड़े जलाशय में वो जाकर के विलीन हो जाती है। ठीक है ना? अब देखिए, एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र का जल ला करके प्रवाह, जिस क्षेत्र का जल प्रवाह करती है ना, उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी। मतलब जहां से भी जल लेकर के आ रही है वो पूरा अपवाह क्षेत्र होगा। ठीक है, ओके। अब पर्वत या फिर जो पठारी क्षेत्र है वहां से नदियां मुख्यतः बहती है, या फिर कुछ द्रोणी जो कि दोनों को अलग करती है जल विभाजक के रूप में। मतलब ये ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, तो कुछ नदियां इधर बह जाएगी, कुछ नदियां इधर बह जाएगी, तो ये होते हैं जल विभाजक। ठीक है, ओके। विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो है अमेजन। मतलब अमेजन सबसे बड़े जल क्षेत्र से जल ला करके प्रवाहित करती है, और कहीं ना कहीं लंबाई में देखें ना तो वो आई थिंक नील नदी है। इसको आप एक बार गूगल करके कंफर्म कर लेना। देखिए, भारत में अपवाह तंत्र की बात करें तो मुख्यतः जो भौगोलिक आकृति है भारत की वो अपवाह तंत्र को विकसित करती है। इसमें 2 नदी प्रणालियां देखी जा सकती है मुख्यतः, एक तो हिमालय की नदियां और दूसरी प्रायद्वीप की नदियां। भारत में 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्र जो कि हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, वो नदियों के बंटवारे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है ना? हिमालय के क्षेत्र से बारहमासी नदियां बनती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि बर्फ होती है ना, वो भी पिघलना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वो बारहमासी नदियां बहती रहती है। ठीक है, अब देखिए, हिमालय की 2 प्रमुख नदियां, एक तो सिंधु, एक ब्रह्मपुत्र, है ना, जो कि पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों ने काट करके जो गॉर्ज होते हैं ना, गॉर्ज, गॉर्ज क्या होता है ये देखिए, ये पर्वत क्षेत्र को काट करके नदी जो बह रही है ये होता है गॉर्ज। ठीक है ना? ये अपरदन की वजह से होता है कि भाई लंबे टाइम से, लाखों वर्षों से नदी इस क्षेत्र से बह रही है, तो काट काट करके इसको गॉर्ज की तरह विकसित कर दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इसको समझते हैं कि नदी किस तरीके से बहती है। पहला तो एक तो नदी का स्रोत होगा जहाँ से नदी स्टार्ट होती है। ऊपरी भाग होता है ये मध्य भाग होता है, और ये निचला भाग होता है। तो यहाँ पर युवा नदी होती है, मतलब बहुत स्पीड से बहती है, गॉर्ज का निर्माण होता है, वी आकार की घाटी बनाती है। ठीक है ना? फिर मध्य भाग में थोड़ा विसर्पी रूप लेना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी गति भी धीमी पड़ जाती है। ठीक है ना? क्योंकि ढाल कम हो जाता है।
विसर्प लेना शुरू होता है, जो निचला क्षेत्र होता है ना, जहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में बहती है, तो विसर्प बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और कुछ विसर्प ऐसे होते हैं कि वो मुख्य नदी से कट जाते हैं, तो वो गोखुर झील के रूप में इसका निर्माण हो जाता है निचले भाग में। और जब ये बड़े जलाशय में मिलती है तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोई भी नदी है ना, वो बहती है और अपने साथ में विभिन्न तरीके की आकृतियां बनाती हुई चलती है। ठीक है, ओके। अब हिमालय की नदियों के बारे में बात करें तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हिमालय क्षेत्र से निकलती है। ये नदियां बहुत लंबाई में बहुत लंबी होती है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी सहायक नदियां भी होती है ना। जैसे आप सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र को। देखिए, इसका उद्गम जो है ना, वो मानसरोवर झील के निकट ही स्थित है, एक तिब्बत क्षेत्र में, वहां से होता है। बोखरचू आई थिंक दर्रा है, या फिर हाँ बोखरचू दर्रा है ना। एक बार आप गूगल कर लेना, दर्रा सॉरी बोखरचू जो हिमनद है, हिमनद कौन सा है इसका, सिंधु का हिमनद को एक बार आप गूगल करके देख लेना। ठीक है। पश्चिम की ओर ये प्रवाह होता है ना। और उसमें ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर गॉर्ड्स का निर्माण होती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है, ये कुछ सहायक नदियाँ है। यूपीएससी यहाँ से सवाल बनाती है, आपको पता है जो सहायक नदियाँ वहाँ से। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बहती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये भी आपस में मिलकर के पाकिस्तान के पठानकोट के सॉरी मिठानकोट के आसपास ये सिंधु नदी से मिल जाती है और ये दक्षिण की तरफ बहना शुरू हो जाता है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ओके। अब देखिए, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक हिस्सा भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब वाले रीजन से बहता है और शेष भाग जो है ना, वो अराउंड 66% के आसपास वो पाकिस्तान में बहता है। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदियां जो हैं उनमें इसका नाम कहीं ना कहीं आता है। अब देखिए, सिंधु नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु जल समझौता है वो 1960 में हुआ था। और इस प्रकार इसमें क्या हुआ कि भारत इस नदी के प्रक्रम पर संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर सिंचाई क्षेत्र के लिए इसका उपयोग करते हैं। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। अब देखिए, गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा है ना, वो भागीरथी जो गंगोत्री हिमनद है वहां से इसकी शुरुआत होती है। अलकनंदा उत्तराखंड में, ये देवप्रयाग में इससे आकर के मिल जाती है। ठीक है ना। अलकनंदा से भागीरथी मिल जाती है, उसके बाद में इसको गंगा कहते हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्रयाग बनते हैं ना, पंच प्रयाग है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। किस किस नदियों से मिलकर के ये बनते हैं, इसको आपको गूगल करना है, ये आपको होमवर्क है। कमेंट में बताना है कि कौन कौन से प्रयाग किन किन नदियों से मिलकर के बनते हैं। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपको रिकॉल हो जाएगा, सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी। सर्च करके देखेंगे तो एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकार में गंगा से मिलती है, आकर के गंगा से मिलती है। इसमें कुछ नदियाँ जैसे गंगा की सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री जो हिमनद है वहां से बहती है और गंगा के दाहिने हिस्से पर गंगा ये ना, तो यहाँ से आकर के मिलती है। ठीक है ना, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में आकर के ये मिल जाती है। ठीक है। घाघरा, गंडक, कोसी है ना, ये नेपाल हिमालय से निकलती है। और जैसे देखिए, ये यहाँ से सीक्वेंस भी पूछ रखा है, ये यमुना नदी है, ये यहाँ से दाहिने आकर से बह गई। ये अलकनंदा, भागीरथी दोनों मिलकर के गंगा नदी आगे बहती है। फिर शारदा नदी, फिर शारदा घाघरा में मिलती है, फिर घाघरा नदी गंगा में मिलती है। गंडक है, कोसी है, तो इसकी सीक्वेंस पूछा हुआ कि पश्चिम से पूर्व की तरफ गंगा नदी की सहायक नदियों को बताइए सीक्वेंस के रूप में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चंबल यमुना में मिलती है, बेतवा भी यमुना में मिलती है और यमुना एट द एंड फिर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो अपन पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना, गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में अपन आगे देखते हैं कि है ना, इससे पहले एक फैक्ट पढ़ लेते हैं। नमामि गंगे जो परियोजना है, ये एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसका मुख्य जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय नदी जो गंगा है उसका 2 उद्देश्यों के लिए प्रदूषण को प्रभाव को कम करना और उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरी तरीके से किया जाना है ना। ओके। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां हैं जो आकर के डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यमुना में या फिर गंगा में मिलती है, तो इसमें चंबल है, बेतवा है, सोन है ना, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है और यमुना से होती हुई गंगा नदी में इनडायरेक्टली ये मिल जाती है। ठीक है। बाएं और दाहिने किनारे पर अगर देखें तो गंगा नदी के पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल फरक्का तक बहती है ये नदियां। ठीक है ना, और गंगा का डेल्टा है वो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका। ठीक है ना, ओके। अब भागीरथी हुगली जो कि एक वितरिका है, ये दक्षिण की तरफ बढ़ती है और गंगा नदी जो डेल्टा के मैदान से होती है बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। अब इसकी एक वितरिका भी है, उसका नाम है
हुगली, हुगली नदी है ना, ठीक है। ओके, पश्चिम बंगाल में जो बहती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी आकर के इसके साथ में बांग्लादेश में मिल जाती है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के एट द एंड मेघना कहलाती है, और वो फिर जाकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। सुंदरवन जो डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरी जो वृक्ष है, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ इसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और सुंदरवन डेल्टा विश्व के सबसे बड़े जो भी और तेजी से वृद्धि होने वाले जो वृद्धि होने वाले जो डेल्टा है उसमें माना जाता है इनको। और यहाँ पर रॉयल बंगाल जो टाइगर है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है, सिंधु से कम है ना, लेकिन इसकी गंगा की जो लंबाई है ना वो मुख्यतः भारत में स्थित है, ठीक है। ओके, अंबाला से सुंदरवन तक ये 1800 किलोमीटर, परंतु इसके ढाल में गिरावट की वजह से मुश्किल से ये 300 मीटर की ढाल के रूप में है, क्योंकि इसका ढाल ज़्यादा है नहीं, है ना, इसलिए विसर्प वगैरह, क्योंकि पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र में ये बहती है, ठीक है। ओके, देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखते हैं। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्वी हिस्से से बहती है और चेम यांग ड्यूंग हिमनद है उससे निकलती है ये, और कहीं ना कहीं पूर्व की तरफ बहती है। और नामचा बरवा जो शिखर है ना, वहां से ये भारत में यू आकार की घाटी बनाते हुए, यू आकार का मोड़ लेते हुए भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज बना करके ये भारत में प्रवेश करती है। इसे दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। दिहांग, दिबांग, लोहित, केनुला इसकी सहायक नदियां है ना। और असम में ये ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। मतलब एट द एंड जब ये भारत में प्रवेश कर लेती है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से पहचानी जाती है, ठीक है ना। ओके, इससे पहले जो ब्रह्मपुत्र है ना वो तिब्बत में सांगपो नदी और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। भारत में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। तो इन चीज को, इन फैक्ट्स का आपको अब पता होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। तिब्बत एक शीत क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश नहीं होती, है ना। मरुस्थलीय एरिया, ठंडा मरुस्थल है और ठंडा क्षेत्र है। और यहाँ से जो नदियां बहती है ना उसमें कहीं ना कहीं गाद की मात्रा कम होती है, जलोढ़ की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से मिलती है, गुम्फित नदी के रूप में भी मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी नदियां मिलती है, तो गुम्फित नदी के रूप में ये विकसित हो जाती है, ठीक है। असम में बहुत बार ये बाढ़ का कारण बनती है, इसे असम का शोक भी कहते हैं, असम का शोक, ठीक है। बिहार का शोक, बंगाल का शोक, ये आपको बताना है, ठीक है ना। बिहार और बंगाल का शोक किसे कहते हैं, कौन सी नदी है जिसको कहा जाता है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रायद्वीपीय नदियां देखिए, ये मुख्य रूप से जल विभाजक का निर्माण करती हैं। कहीं ना कहीं जो हिमालय नदियां है और जो ब्रह्मपुत्र जो प्रायद्वीपीय नदियां उसके बीच में ये विभाजक का काम करती है ना। प्रायद्वीपीय बाकी जो मुख्य नदियां उसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, जो पूर्व की तरफ बहती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती है ना। और अपने मुहाने पर जो डेल्टा है उनका भी निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ बहने वाली अनेक नदियां और छोटी छोटी धाराएं। पश्चिम की तरफ जैसे ये इस तरफ कौन कौन सी नदियां बहती है, उसमें नर्मदा है, तापी है, दो बड़ी नदियां है ना। छोटी छोटी नदियां भी है ना, जो कि केरल वाले हिस्से में, महाराष्ट्र के रीजन से शरावती है, श्रावस्ती है, ठीक है ना। और कौन कौन सी केरल की छोटी नदियां इसको कमेंट में बताना है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो आपको अगर सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो अगर करेंगे आप, इससे अगर कुछ आपको होमवर्क मिलेगा, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे उन चीज़ों को, तो आपको रिकॉल होती जाएगी सारी चीज़ें। नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। ये जो है ना, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होती है। पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है और गाद कम से कम लेकर के चलती है, क्योंकि भ्रंश घाटी में कठोर चट्टाने हैं तो अपर्दन कम से कम होता है ना। और ये धुआंधार जो प्रपात है ना, वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल, उसका निर्माण करती है, ठीक है। ओके, नर्मदा की सभी सहायक नदियां ना वो बहुत छोटी है, इसमें से अधिकतर जो समकोण पर आकर मिल जाती है सीधी सी। एमपी और गुजरात के कुछ भागों में इसको विस्तृत रूप से इसका देखा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, तापी द्रोणी, ये भी एमपी में बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रेणियों से ये निकलती है और वही ब्रह्मश घाटी रीजन से ये निकलती है। इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से इसके जल की द्रोणी है, ठीक है ना। इस रीजन से ये जल अपने साथ में लेकर के बहती है। अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच में जो तटीय मैदान है वो बहुत बहुत ज़्यादा संकीर्ण है ना। इसमें तटीय नदियों जो नदियां है उसकी लंबाई भी बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो मुख्य नदियां उसमें साबरमती है, माही है, भरतपुंजा है, पेरियार है ना। तो ये नदियां है जो पश्चिम की तरफ मुख्यतः बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक से निकलती है,
पश्चिम घाट के डालों से निकलती है और ये कहीं ना कहीं 1500 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में लास्ट में जाकर के अपना पानी वितरित कर देती है। प्रायद्वीपीय जो नदियां है उसमें गोदावरी का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ना। महाराष्ट्र में लगभग 50% महाराष्ट्र से जल लाती है, फिर एमपी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अनेक सहायक नदियां भी है, जैसे पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वेनगंगा, पेनगंगा, है ना। मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये तीनों बहुत सहायक बड़ी नदियां हैं जो इसके साथ में आकर के मिल जाती है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। महानदी ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 860 किलोमीटर की लंबाई है और अप्पा जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा से होकर ये बहती है। ठीक है। कृष्णा पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, 1400 किलोमीटर की इसकी दूरी है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा, ये सारी उसकी सहायक नदियां है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से ये निकलती है। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है ना वो 760 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियां में अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी। इसकी जो द्रोणी है वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। ये सारी चीजें रटने की थोड़ी, मतलब इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, जिसको समझा जा सकता है। भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है ना, वाटरफॉल है, वो कावेरी नदी पर बनता है। इसे शिव समुद्र भी कहा जाता है ना। पहला कौन सा है? धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके। बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां भी है जो पूर्व की तरफ बहती है, जिसमें दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, सुवर्ण रेखा जो है ना, इसको एटलस में जाकर के आपको नोट करना है। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% जल से ढका हुआ है, लेकिन 97% लवणीय जल है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। इसमें से भी 3/4 है ना वो हिमदत्त के रूप में स्थित है, हिमानी के रूप में स्थित है ना। ये सवाल पूछा हुआ भी है कि भाई मीठे पानी के जो स्रोत है या फिर जो जलीय स्रोत है उसमें परसेंटेज ऑफ जल किसमें कितना ज्यादा है, उसके तरह से आपसे ये सवाल पूछा गया है यूपीएससी में, आप देख सकते हैं इसको। झीलें क्या होती है? सिंपली जहाँ पे पानी भर जाता है किसी कुंड में, ठीक है ना, कोई बड़ा कुंड जहाँ पे पानी भरा रहता है और वहां से नदियां भी गुजरती रहती है झीलों से होकर के, तो वो झील होती है, ठीक है ना। अब देखिए, बड़े आकार वाली जो झील होती है उसको समुद्र भी कहा जाता है, जैसे कैस्पियन है, मृत सागर है, अरल सागर है। ये झीलें है जो बड़े मात्रा में स्थित है, बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है, इसलिए इसको समुद्र कहा जाता है। देखिए भारत में बहुत सारी झीलें, आपको पता है, आकार इनके लक्षण कुछ अलग अलग है। कुछ अतिरिक्त झीलें स्थायी होती है जिसमें केवल वर्षा का पानी आता है, जैसे अंतर्देशीय वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो स्थित है ना, जो शुष्क एरियाज में स्थित है। कुछ बर्फ की चादर से ढकी हुई झीलें हैं, है ना, जबकि कुछ झीलें ऐसी है जो वायु, नदी और मानवीय क्रियाकलापों के कारण निर्मित हुई है। कुछ जो नदियां हैं जो विसर्पी रूप से बहती है उसके कारण भी गोखू झील के रूप में निर्माण हो जाता है ना, जैसे चिल्का झील है, पुलिकेट झील है, कोलेरू झील है। तो ये सारी चीजें देखिए, अंतर्देशीय झीलें कभी कभी मौसमी होती है ना, मतलब शुष्क समय में वो सूख भी जाती है। राजस्थान में सांबर झील है, एक लवणीय झील है, ठीक है। मीठे पानी की अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो कि हिमानी द्वारा बनी हुई है, बर्फ द्वारा बनी हुई है, ठीक है ना। जैसे जम्मू कश्मीर में वूलर झील है ना, डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक है, बड़ा पानी है। ये कुछ मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर जो बांध बना देते हैं उसकी वजह से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर जो है ये एक झील है जो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत इसका विकास हुआ है ना। अब इसका स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि झील किस तरीके से लाभदायक हो सकती है। अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है आपको पता ही है। देखिए कृषि के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, सिंचाई, जो पेयजल है उसके लिए, ठीक है, अन्य जो इसके उपयोग है उसके लिए होता है, फिर कारखानों में यूज होता है उसका, है ना। तो बहुत जगह इसका यूज किया जा सकता है। अब देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो योजना है, नदी सफाई कार्यक्रम के रूप में इसको स्टार्ट किया था 1985 में, गंगा एक्शन प्लान के रूप में इसको आरंभ किया था। फिर 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदी को भी इसमें जोड़ा जाने लगा, है ना। और एनआरसीपी का उद्देश्य नदियों के जल को प्रदूषण को कम करना है और प्रदूषण को होने से भी रोकना है। नदी प्रदूषण क्या है? इसमें देखिए जो घरेलू अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, इनके कारण कहीं ना कहीं नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, इसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है ना, ये आपको पता होगा। तो इसी को प्रदूषण कहते हैं। जैसे औद्योगिकरण के बढ़ने की वजह से, शहरीकरण के बढ़ने की वजह से नदी का जल प्रदूषण बढ़ जाए। जैसे यमुना नदी को देख लो आप, गंगा नदी को देख लो, है ना, कितनी प्रदूषण हो गया उनका। तो ये सारी चीजें अपवा तंत्र में अपन ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब अपन आगे देखते हैं चौथे चैप्टर को, वो है जलवायु, ठीक है। मानसून शब्द की उत्पत्ति सिंपली मानसून कहते हैं ना अपन, मानसून,
तो मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम। और मानसून का अर्थ क्या है, एक वर्ष के दौरान जो वायु की गति है, वायु की दिशा है, उसमें ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है ना, उसको कहते हैं मौसम। और जलवायु लगभग 30 वर्षों के मौसम का जो औसत होता है ना, उसको कहते हैं जलवायु। ठीक है, तो मौसम जो कि एक वर्ष के अंतर्गत जो ऋतु के अनुसार जो हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, उसको मौसम कहते हैं। सिंपल बात है, ठीक है ना। ओके, अब आगे देखते हैं कि इसमें जो भी काम की चीजें उसको पढ़ते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून से ही भारत की मुख्यतः जो जलवायु है वो डिसाइड होती है। ठीक है ना। अब तापमान, वर्षण, इसको लेकर के भी बहुत बहुत अलग अलग भागों में बांटा जाता है कि राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है, जबकि जम्मू कश्मीर और पहलगाम में मतलब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास या फिर उससे भी कम रहता है। द्रास वाला जो एरिया है उसमें -45 डिग्री रहता है, और तिरुवनंतपुरम में एवरेज 22 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं टेम्परेचर है, वर्षण है, टेम्परेचर है, वर्षा है, ये डिसाइड करता है कि मौसम या फिर जलवायु किस तरीके से विकसित होगी। ठीक है, ओके। अब वर्षा के आधार पर देखें तो जैसे वार्षिक वर्षा है, जैसे माशिन राम मेघालय है ना, वहां पर 400 सेंटीमीटर से लेकर के एवरेज, है ना, एवरेज 400 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है माशिन राम में, मेघालय रीजन में। लद्दाख और राजस्थान के जो पश्चिमी एरिया, वहां पर 10 सेंटीमीटर ही होती है ना, और वो भी जून से सितंबर के तक होती है, तो मौसमी वर्षा है। और जबकि 0 डिग्री के आसपास जो भारत का रीजन है, जैसे अंडमान निकोबार वाला रीजन है, ठीक है, वहां पर बारिश लगभग साल भर होती रहती है, जो दक्षिणी एरिया है ग्रेट निकोबार वाला। तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखिए वर्षा के आधार पर देखें ना, तो समुद्री जो तटीय क्षेत्र है ना, उसमें तापांतर बहुत कम होता है कि भाई हाईएस्ट टेम्परेचर भी कम रहता है और लोएस्ट टेम्परेचर भी कम रहता है, तो एवरेज नॉर्मल रहता है ना। जबकि जैसे जैसे अपन आंतरिक भाग में पढ़ेंगे तो महाद्वीपीय प्रभाव होता है, जिसको अपन हायर क्लास में पढ़ेंगे। महाद्वीपीय प्रभाव होता है तो तापांतर बढ़ता जाता है, जैसे तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भाग में जाएंगे, जैसे दिल्ली वाले रीजन में, तो दिल्ली का तापांतर मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की तरफ घट जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जैसे इंडिया, अब इसको आप मैप के थ्रू थोड़ा बहुत दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये इंडिया है, इस तरीके से मानसूनी हवाएं इंडिया में प्रवेश करती है, तो पूर्वी एरिया से लेकर के पश्चिमी भाग तक जाते जाते आर्द्रता में कमी हो जाती है, इसलिए पश्चिमी एरिया में भारत में कम वर्षा होती है, क्योंकि आर्द्रता ही नहीं होती हवाओं में। ठीक है ना। ओके, अब देखिए किसी भी क्षेत्र का जो जलवायु है ना, वो कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें 6 कारक है। लैंड फॉर्म से आप याद रख सकते हो। ठीक है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, नियर टू सी, डेजर्ट या फिर डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशियंस, रेन, है ना, और माउंटेन्स। ठीक है, अब देखिए अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। ठीक है, अब इसको यहीं पर सब चीजें समझ लेते हैं कि कैसे ये इम्पैक्ट डालते हैं भारत की जलवायु पर। देखिए अक्षांश को देखिए आप, अक्षांश पर देखिए, अक्षांश में क्या होता है, जैसे अपन 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, अक्षांश बढ़ते जाते हैं, उससे क्या हो जाएगा, नॉर्मल जलवायु है, ठीक है, वो ठंडी जलवायु की तरफ अपन बढ़ते शुरू हो जाएंगे। जैसे लोअर अक्षांश की तरफ आएंगे तो सामान्य जलवायु होगी। ठीक है ना। ठीक है, ओके। ऊंचाई क्या होगी, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ अपन बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि नॉर्मल लेफ्ट रेट आपने पढ़ा होगा भाई, एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना, 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जब टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ की जलवायु भी अलग होगी। वायुदाब देखिए, वायुदाब से कैसे इंपैक्ट होता है, जैसे कहीं पे लो प्रेशर ज़्यादा बनता है और आसपास में समुद्री एरिया भी है, तो वहाँ पर जो होगी ना वो मानसूनी जलवायु होगी, वर्षा ज़्यादा होगी। लेकिन कहाँ पर, कहीं पर लो प्रेशर तो बन रहा है, लेकिन आसपास की मानसूनी जलवायु मतलब मानसूनी वाली पवनी है ही नहीं, आर्द्रता वाली पवनी है नहीं, तो वहाँ पर शुष्क जलवायु होगी। ठीक है ना, अगर वहाँ पर आर्द्रता अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, पवन तंत्र देखिए, अगर मानसूनी जो जलवायु इंडिया में है वो कहीं ना कहीं पवनों की वजह से है ना, अगर पवनें भारत की तरफ आ रही है, दक्षिणी पूर्वी से लेकर के दक्षिणी पश्चिमी रूप में भारत में प्रवेश करती है ना, दक्षिणी पश्चिमी पवनों के रूप में भारत में प्रवेश करती है जलवायु, जो मानसूनी पवनें, तो वो कहीं ना कहीं पवन तंत्र भी भारत में
जलवायु को डिसाइड करने में अहम योगदान देता है। समुद्र से दूरी आपको बताया था ना, समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जैसे दिल्ली वाला एरिया तो समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ पर महाद्वीपीय प्रभाव देखा जाता है। ठीक है ना, तो तापांतर ज्यादा होता है, तापांतर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जलवायु पर भी इम्पैक्ट डालेगा। महासागरीय धाराएं है, अगर गर्म जलधाराएं आसपास बह रही है आपके, तो वहां पर बारिश होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ठंडी जलधाराएं है तो वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर की वजह से बारिश नहीं हो पाएगी। समझ गए, तो शुष्क जलवायु पाई जाएगी। उच्चावच माउंटेन्स है, जैसे पश्चिमी घाट है, तो पश्चिम घाट माउंटेन्स की वजह से जो हवाएं आती है वो रुक जाती है और बारिश होती है। अगर ये माउंटेन नहीं होती तो भारत में सीधे ऊपर से निकल जाती है हवाएं, बारिश होती नहीं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं वर्षण एंड तापमान, ये दोनों बड़े फैक्टर है जो कि किसी क्षेत्र की जलवायु को डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, तो इसको अपन ने सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया और यही सारा इसमें दे भी रखा है। अब भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, अक्षांश कैसे, जैसे कर्क रेखा भारत के दो हिस्सों को बांटती है। कर्क रेखा का उत्तर वाला ठंडा क्षेत्र है और कर्क रेखा के साउथ वाला एरिया जो है ना वो थोड़ा गर्म क्षेत्र है। ठीक है, ओके। ऊंचाई देखिए, हिमालय पर्वत, इसकी औसत ऊंचाई 6 किलोमीटर के आसपास है। तटीय क्षेत्रों में भी विशाल रूप से फैला हुआ है ना, जैसे पश्चिम घाट है, पूर्वी घाट है। तो ये आने वाली जो हवाएं है, जैसे हिमालय है ना, वो ठंडी हवाओं को रोकता है जो तिब्बत से आती है। तो कहीं ना कहीं अगर वो हवाएं रुक रही है तो भारत के क्षेत्र में ठंडा ठंडा मतलब ठंडी हवाएं आने से रुक जाती है, तो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। अगर यहीं पर हिमालय पर्वत होता ही नहीं तो बहुत ठंडा रीजन होता नॉर्थ वाला, तो है ना, नॉर्थ रीजन तो ठंडा ही होता, ऑब्वियसली वो जो ठंडी हवा आ रही है तो वो उस क्षेत्र को ठंडा करेगी। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं हवाओं को रोक करके मानसून भी ले आती है ये पर्वतीय श्रृंखलाएं, तो दो तरीके से काम करती है। वायुदाब पवन देखिए, वायुदाब है, और जो कि वायुदाब लो प्रेशर हाई प्रेशर कहीं ना कहीं पवनों की गति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए हाई प्रेशर है, यहाँ से हवाएं बाहर जाएगी, लो प्रेशर है उसकी तरफ आकर्षित होगी, तो हवाएं आकर्षित हो रही है उसके साथ में अपनी आर्द्रता भी लेकर के आएगी, है ना, तो वो कहीं ना कहीं जलवायु को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, ओके। ऊपरी वायु परिसंचरण है, जैसे जेट धाराएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय रीजन में प्रवेश करती है तो ठंडा कर देती है क्षेत्र को, है ना, और मानसून को भी प्रभावित करती है। पश्चिमी जो चक्रवातीय विक्षोभ होते हैं जो भूमध्य सागर से आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारत के जो जलवायु कंडीशन है उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वो भी क्लाइमेट पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं वायुदाब और जो पवने हैं ना, वो भी भारत की जलवायु को डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब ये पवने कैसे आती है देखिए, जैसे दक्षिणी पूर्वी पवनों के रूप में प्रवेश करती है इंडिया में, जैसे 0 डिग्री को क्रॉस कर देंगे, कोरियोलिस बल के कारण ये पश्चिम की तरफ घूम जाती, पूर्व की तरफ घूम जाती है। तो जहां से उत्पन्न हो रही है तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी रीजन से आ रहा है पूर्व की तरफ। ठीक है ना, ओके। कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो एक आभासी बल है, कोई ऐसा बल है नहीं, आभासी बल है जो कि उत्पन्न होता है, और वो कहीं ना कहीं जो पवने हैं ना उनकी डायरेक्शन को बदलने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें जो भी हवाएं, जैसे ये 0 डिग्री है, ये उत्तरी गोलार्ध में जैसे प्रवेश करेगी ना, ये अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएगी, और नॉर्थ गोलार्ध से अगर कोई पवने आ रही है तो वो अपने बाई तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये होता है कोरियोलिस इम्पैक्ट। ठीक है, ओके। अब जेट धारा आपको पता है ऊंचाई पर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बहती है, और 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ना उसके बीच में बहती है। और कहीं ना कहीं आईटीसी जेड है ना, जो लो प्रेशर रीजन होता है, उसके खिसकने की वजह से इसकी उपस्थिति भारत पर भी देखी जा सकती है। ठीक है, ओके। जेट धारा देखिए, एक संकरी पट्टी होती है जो कि क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, जैसे 1200 मीटर यानी 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर ये बहती है, और ये पश्चिमी हवाएं होती है, पश्चिम की तरफ से आती है ना, पूर्व की साइड। इसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है, और कहीं ना कहीं ये सबसे स्थिर जो मध्य अक्षांशीय जो उपोष्णीय कटिबंधीय जेट धारा है ना, वो भारत वाले रीजन में भी प्रवेश कर जाती है बहुत बार। ठीक है ना, उसकी वजह से मानसून इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर पे इम्पैक्ट देखा जा सकता है, ये चीजें। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या है? देखिए, ये कैस्पियन एंड भूमध्य सागर, ठीक है ना, वहां से आर्द्रता लेकर के भारत की तरफ बढ़ती है ना, पश्चिम की तरफ से आती है, इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ये प्राय भारत और उसके उत्तरी पश्चिमी जो रीजन है ना वहां पर चक्रवाती मानसूनी जो पवनें होती है, ये मानसून भी लेकर के आती है। अगर मतलब ठंडे अक्टूबर नवंबर में जो महीने होते हैं उसमें बारिश के कारण भी बन जाती है कहीं ना कहीं बहुत बार। ठीक है ना, तो ये चीजें है, ओके। ये देखिए,
इस तरीके से ये हवाएं बहती है। ओके, भारतीय मानसून देखिए अपने सारी चीजें पढ़ी ली है। 0 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध से जो हवाएं आती है वो मुड़ करके भारत की तरफ मुड़ जाती है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के रूप में, और भारत में मानसून के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि प्रायद्वीप का पठार है ना वो बहुत अत्यधिक गर्म हो जाता है, तो वो आसपास की हवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और जो दक्षिणी पश्चिमी जो हवा है ना वो भी इसी वजह से भारत की तरफ आकर्षित हो जाती है। ठीक है, अब और भी बहुत सारे इम्पैक्ट है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, ठीक है ना, और जो हिंद महासागर में जो पवनों की गति होती है वो भी इम्पैक्ट डालती है, अल नीनो है वो भी इम्पैक्ट डालता है भारत के मानसून के ऊपर, है ना, पूर्वी जेट धारा है, पश्चिमी जो जेट धारा है वो भी इम्पैक्ट डालती है। तो इन सारी चीज़ों को अपन थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास जो है ना 11th 12th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है इंडियन, और जो फिजिकल ज्योग्राफी उसमें सारी चीज़ों को कंसेप्ट को देखेंगे। अब आईटीसी जेड क्या होता है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये क्या होता है, ये विषुवतीय अक्षांश के आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ये उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें होते हैं ना उसके आपस में मिलने की वजह से, जैसे 0 डिग्री है ना, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी इन दोनों के मिलने की वजह से बनता है। ठीक है ना, 5 अक्षांशों में फैला होता है, ये अभिसरण क्षेत्र होता है, यहाँ पर दोनों हवाएं आकर के मिल जाती है और ऊपर रुकती है ना। लेकिन सूर्य की आभासी गति के कारण, मतलब सूर्य तो गति नहीं करता लेकिन पृथ्वी की स्थिति के कारण ये नॉर्थ और साउथ होती रहती है, इसलिए आईटीसी जेड मतलब आईटीसी जेड एक जैसा नहीं रहता, ये खिसकता रहता है, मतलब सूर्य की उपस्थिति सूर्य की स्थिति के आधार पर। ठीक है ना, ओके ओके ओके। अब अल नीनो इम्पैक्ट आपको पता है, इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है। अल नीनो क्या होता है, जब जो ठंडी पेरू जलधारा है इसके स्थान पर गर्म जलधारा बहना शुरू हो जाती है। पेरू जो दक्षिणी अमेरिका वाला तट है ना, अब देखिए ये मान लीजिए दक्षिणी अमेरिका है ना, ये नहीं, ये दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये भारत है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हवाएं बहती हैं। ठीक है ना, आपको पता है ना जो दक्षिणी पूर्वी जो जल धाराएं होती है तो वो अपने साथ में यहाँ पर जो समुद्र के ऊपर वाला गर्म जल धारा होता है, गर्म जल होता है, वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर जमा कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ तापमान में स्थिति चेंज हो गई तो इसकी वजह से यहाँ पर तो ठंडी जल धारा होती है, ठंडा जल होता है, तो कभी कभी ये प्रति चक्रवाती धाराओं के रूप में बहना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ठंडा जल आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी तट पर, और यहाँ पर हो जाता है गर्म, है ना। तो यहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, यहाँ पर अगर कम बारिश होगी, यहाँ से पानी ऊपर नहीं उठेगा तो भारत वाले रीजन में भी कम बारिश होगी। तो ये होता है अल नीनो इम्पैक्ट। ठीक है ना, इसको अपन ने अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप एक बार चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मानसून की आगमन कैसे होती है, वापसी कैसे होती है, वो सारी चीज़ समझ ली है अपन ने। थोड़ा बहुत इसको मैप से भी देख लेते हैं कि 1 मई के आसपास ये 1 जून के आसपास इंडिया में प्रवेश कर लेता है। ठीक है ना, तो कि मिड जुलाई तक भारत के हर रीजन में ये फैल जाता है। ठीक है, कैसे आता है, किस तरीके से लो प्रेशर क्रिएट होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली, टेम्परेचर वगैरह कैसे चेंज होता है। ठीक है ना, अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में लू बहती है। लू क्या होते हैं, लोकल विंड से, ठीक है ना, धूल भरी आंधियाँ होती है जो कि स्थानीय तौर पर जो बहती है ना उसको कहते हैं लू कहते हैं, लोकल विंड से। ठीक है ना, पश्चिमी भारत में इनको देखा जा सकता है। ठीक है, ओके। काल बैशाखी पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में ये हिमवृष्टि के कारण बन जाती है, ये हवाएं होती है जो कि हिमवृष्टि ला लेती है, इसकी वजह से इसको काल बैशाखी भी कहते हैं। ठीक है, वहाँ की फसलों के लिए वगैरह भी ये काफी हानिकारक होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक और केरल में भी प्राय पूर्वी मानसून होती है ना, तो उसके कारण जो जल्दी आम पक जाते हैं उसके लिए उसको आम्र वर्षा भी कहते हैं। अब मानसून का आगमन कैसे होता है, जैसे देखिए ग्रीष्म ऋतु खत्म हो गई, अब भारत में सर्दी वाला क्षेत्र आना शुरू हो जाता है, तो भारतीय जो लो प्रेशर जो होता है ना वो खिसक जाता है, हाई प्रेशर धीरे धीरे बन जाता है। अब तो भारत के रीजन में हाई प्रेशर है और उसके कंपैरिजन में समुद्र क्षेत्र में लो प्रेशर बना हुआ है, तो हवाएं भारत की तरफ से समुद्र की तरफ बैठती है, तो वापस जो हवाएं वापस निकलती है, निवर्तन होता है ना मानसून का, तो बंगाल की खाड़ी से वापस आर्द्रता ग्रहण करते हैं। तमिलनाडु का जो तट है ना, तमिलनाडु तट, वहाँ पर मानसून के निवर्तन के समय, वापसी के समय यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, और मानसूनी वर्षा के समय यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पश्चिमी घाट है ना वो हवाओं को रोक लेता है, तो इस वाले रीजन में तो बारिश हो जाती है, इस वाले रीजन में नहीं हो पाती। ठीक है, ओके। तो यही सारी चीजें। मौसिनराम मेघालय का रीजन है, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए मानसून के समय कुछ कुछ घटनाएं होती है, उसको अपन देख लेते हैं। देखिए मानसून में वर्षा एक दिन में तो 6-7 दिन तक लगातार हो जाएगी, फिर जब लो प्रेशर कम हो जाता है ना तो कुछ दिन के लिए बारिश रुक जाती है, इसको क्या कहते हैं, मानसून का विराम। ठीक है,
ओके, अपन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो एक एक चैप्टर को पहले एक एक क्लास में अपन आराम से कवर करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बारिश कहाँ पर कितनी होती है उसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा देखिए पश्चिम घाट वाला रीजन है, मासिनराम वाला रीजन है। 200 से 400 के बीच में ये अरुणाचल सिक्किम वाला रीजन है और पश्चिमी घाट पूरा। ठीक है, इस आधार पर सबसे कम बारिश इस वाले रीजन में होती है। ठीक है, पश्चिमी भाग में जो भारत का जो एरिया है ना, लद्दाख वाला रीजन है या फिर ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है जो वृष्टि छाया क्षेत्र का एरिया रह जाता है, वहाँ पर कम बारिश होती है। ठीक है, ओके। अब मानसून का वितरण आपको पता ही है, मैप के थ्रू अपन ने देख लिया है और ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है ना वो है प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर और जो वन्य प्राणी हैं वहाँ पर जो रहते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब देखिए भारत विश्व के जो मुख्य 12 जैव विविधता वाले जो देश है ना उसमें शामिल है। बहुत सारे जातियों के पौधे पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा। अपन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है उनको देखेंगे। देखिए मानवीय प्रभाव जहाँ पर नहीं पड़ता ना जिन वनस्पतियों पर, उसको कहते हैं अक्षत वनस्पतियाँ। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय उसको कहेंगे देशज, लेकिन जो पौधे भारत से बाहर से लाए गए उन्हें कहेंगे विदेशज। ठीक है, वनस्पति जगत जिसका विशेष रूप से पौधों की उत्पत्ति से जिसका संबंध है उसको कहते हैं प्राणी जगत, जो कि जानवरों के विषय में जानकारी बतलाता है। अब देखिए जैव विविधता भारत में किस तरीके से किन किन कारणों से पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से जो कारक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूभाग, भारत का वनस्पति भूमि का जो वनस्पति है ना वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भूभाग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पर्वत है, पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, और कहीं ना कहीं कौन सी जलवायु वहाँ पर पाई जाती है, उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट देखा जा सकता है ना। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि होती है, उबड़ खाबड़ और असमतल भूमि पर जंगल और घास के मैदान होते हैं, है ना, जिन पर वन्य प्राणी है जो आश्रय लेते हैं। मृदा, कहीं ना कहीं जो विविध प्रकार जो मृदा पाई जाती है वो भी कहीं ना कहीं जैव विविधता को इम्पैक्ट डालती है। जैसे ब्लूई मृदा में कटीली झाड़ियाँ पाएगी, नदियों के डेल्टा वाले रीजन में पर्णपाती जो वृक्ष पाए जाएंगे, पर्वतों की ढलानों पर मृदा की परत गहरी है इसलिए शंकुधारी वन पाए जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालती है कि कैसी वनस्पति पाई जाएगी। अब देखिए जलवायु, तापमान, जहाँ पर ज़्यादा तापमान है वहाँ पर कटीली वनस्पति पाई जाती है और जहाँ पर कम तापमान है, उष्ण कटिबंधीय से लेकर के उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर अल्पाइन वनस्पति है, वो टेम्परेचर के आधार पर पाई जाती है, कहाँ पर ज़्यादा और कहाँ पर कम टेम्परेचर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए अब इस चीज़ को देखते हैं। उष्ण जो वनस्पति है वो कहाँ पर पाई जाएगी, जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। ठीक है, जनवरी में, और नॉर्मली 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। उपोष्ण जो 17 से 24 के बीच में, शीतोष्ण 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में, जो अल्पाइन है ना वो कहीं ना कहीं 7 डिग्री से एवरेज टेम्परेचर कम है ना 7 डिग्री सेल्सियस से, तो वहाँ पर अल्पाइन वृक्ष पाए जाएंगे। सूर्य का प्रकाश भी डिपेंड करता है कि भाई सूर्य का प्रकाश जहाँ पर ज़्यादा पड़ता है ना वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय रीजन है ना, तो वहाँ पर कटीली वनस्पतियाँ सदाबहार वन वैसे पाए जाएंगे, मानसूनी अगर पवनें वहाँ पर पहुँच रही है तो। लेकिन जहाँ पर समुद्र जो सूर्य का किरणें है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टैगा टुंड्रा वन पाए जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हिमालय की जो ढाली है, जिस ढाल की तरफ हिमालय हिमालय का ढाल जो सूरज की तरफ है वहाँ पर कहीं ना कहीं वनस्पति थोड़ी बहुत पाई जाएगी, लेकिन जो पीछे वाला रीजन है हिमालय के जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसके पीछे वाला रीजन, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ठंडी जलवायु पाई जाएगी, ठंडे जो वनस्पति है वो पाई जाएगी, है ना। अच्छी तरीके से विकसित भी नहीं हुए होंगे वहाँ के जो पौधे वगैरह होंगे, पेड़ वगैरह होंगे। वर्षन भी डिपेंड करता है। देखिए जहाँ पर वर्षा अधिक होगी वहाँ पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, आपको पता है। जहाँ पर वर्षा कम होती है, शुष्क रीजन है ना, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, सिंपली इन चीज़ों को समझना, है ना। जैसे पश्चिम घाट का पश्चिमी ढलान है ना, या फिर जो माशीराम मेघालय वाला रीजन है। ओके, समझ में आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं कारक है महत्वपूर्ण की कैसी वनस्पति पाई जाएगी। ओके, 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। तो भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है, उसको मतलब कहीं ना कहीं उगाया गया है, उसको विकसित किया गया। ठीक है ना, ओके। वनस्पति के प्रकार देख लेते हैं कि वनस्पति किस तरीके से पाई जाती है। इसमें क्या लेटेस्ट डेटा वगैरह ऐड होता रहता है, तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपन को सिर्फ इसका थोड़ा रीजन बांट के देखना है कि कितने तरीके की वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन मतलब कि किसी एक विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते, हालांकि ये पत्तियां तो गिराते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना, पत्तियां गिराएंगे,
पत्तियां तो गिराएंगे, लेकिन विशेष ऋतु नहीं होती। पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, ये विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते। कटीले वन आपको पता है रेगिस्तानी वाले एरिया में पाए जाते हैं, पत्तियां छोटी छोटी होती है, झाड़ियां पाई जाती है मुख्यतः। पर्वतीय वन जो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन जो तटीय रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन जिन कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के रीजन में जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, जिनकी जो एवरेज बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहाँ पर होती है, वहां पर ये वाले वृक्ष मिलते हैं, है ना। इनके वृक्षों की लंबाई भी बहुत मतलब ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती है, 60 मीटर से भी ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, है ना। अब इसमें देखिए वृक्ष कौन कौन से, अबुनास, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसमें हाथी, बंदर, लेमुर वगैरह सारी चीजें पाई जाती है, एक सिंग वाले गेंडे वगैरह है जो असम में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ओके। अब इसके वनस्पति के प्रकार को मैप के थ्रू देख लेते हैं। सदाबहार वन देखिए जहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तमिलनाडु का जो निवर्तन के समय वापस बारिश होती है, ये वाला रीजन, असम, अरुणाचल नहीं, असम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है ना, ये वाला रीजन, नागालैंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल वाला रीजन, तो वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। पर्णपाती वन इससे जस्ट अंदर की साइड, यहाँ पर थोड़ी सी इससे कम बारिश होती है। ठीक है, पर्वतीय वन देखिए हिमालय और नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो डेल्टा बनते हैं जो नदियों के, वहां पर। उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, ओके। पर्णपाती वन देखिए जो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अब इसमें अर्ध शुष्क और शुष्क ये दो तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है ना, शुष्क पर्णपाती जो कि 70 से 100 सेल्सियस जो वर्षा होती है उसमें पाए जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं जो पर्णपाती वन है ना, आर्द्र पर्णपाती है, वो है 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश में पाए जाते हैं। अब आर्द्र पर्णपाती में देखिए कौन कौन से, बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत। ठीक है, और शुष्क पर्णपाती में देखिए यहाँ पर देखेंगे आप कौन कौन से वृक्ष एग्जाम्पल नहीं दे रखा है इनका, जैसे हाँ सागौन, साल, शीशम, नीम। ठीक है, तो ये दो तरीके से पर्णपाती में भी शुष्क और आर्द्र बारिश की सेंटीमीटर के आधार पर कि कितने सेंटीमीटर बारिश होती है। कटीले वन जहाँ पर 70 डिग्री क्या 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, वहां पर कटीली वनस्पति वन झाड़ियां पाई जाती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, अकासिया है, खजूर है, यूफोरबिया है, नागफनी है, कैक्टस, तो ये सारे कटीले वन के एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पर्वतीय वन जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऊंचाई के आधार पर अलग अलग पाए जा सकते हैं, जैसे 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं। ठीक है, चौड़ी पत्तियां होती है, ओक है, चेस्टनट है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। ठीक है, 3600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर सिल्वर फर है, जूनिफर है, पाइन बर्च है। ठीक है ना, तो ये पाए जाते हैं, आपको ऊंचाई के आधार पर भी पता होना चाहिए। मैंग्रोव वन जो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे सुंदरी वृक्ष है जो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, है ना, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है ना, तो इस रीजन में ये डेल्टा वाले जो क्षेत्र है ना, वहां पर ये वनस्पतियां पाई जाती है, जैसे नारियल है, ताड़ है, क्योटा है, एंगार के वृक्ष है, ये पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इस रीजन में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है ना। अब जैसे ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा है ना, उस रीजन में आप देखने को मिल सकता है। ठीक है, वन्य प्राणियां देखिए ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रिया पादप ये भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से मतलब एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। असम वाले रीजन में वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भारत का जो जीव सुरक्षा अधिनियम है 1972 का, इसके थ्रू जीवों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, ओके। ये कुछ टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, सीधा मैप के थ्रू आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन। ठीक है ना, ओके। तो ये चैप्टर भी पूरा हो गया लगभग। इसमें जो काम की चीजें थी ना, ये अपडेटेड है सारी जानकारी, इसको अपन करंट अफेयर्स के थ्रू अपन देखते रहेंगे इसको। ठीक है ना, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसमें जो 13 है ना वो यूनेस्को में शामिल है, ये देख लीजिएगा। ठीक है ना, लेटेस्ट कौन सा, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ओके, ये पता होना चाहिए। 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये पता होना चाहिए आपको, इसकी लोकेशन कहाँ पर क्या पाया जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है,
अभी जनसंख्या वाला जो मुद्दा है ना, ये बिल्कुल फैक्ट वाला मामला है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। हालाँकि इसमें सारी चीज़ें अपडेटेड होती है, तो जो अपडेटेड चीज़ें होंगी ना, उसको अपन करंट अफेयर से कवर कर देंगे। तो अपन ने पूरी 9th की ज्योग्राफी को खत्म कर लिया, और ऐसे ही सीरीज़ में अपन सीधे 12th तक सारी चीज़ों को कवर करेंगे टाइम के साथ में। बाकी आपके जो भी कोर्सेज़ से रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हो, वो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज डाल देना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।